लेट्स गो नाउ टुडे वी आर गोइंग कर शुरू। ओके टुडे वी आर गोइंग कि हम पीएफ एक्ट को आज खत्म करने वाले। अगर आपको याद होगा तो कल हमने पेनल्टीज देखा था और साथ में हम अपीलेट ट्रिब्यूनल तक पहुंचे थे, पर उसके बाद में आपका बेसिक कंसेप्ट जो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था उसको क्लियर करने के लिए हमको नियरली लास्ट वाला हमारा टाइम गया था। ठीक है, गया नहीं था, इन्वेस्ट हो गया था। ठीक है, चलो आज हम सबसे पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल्स का अपील देखते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बोलो रेडी? हाँ ओके। सबसे पहली चीज मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के प्रोविजन बताऊंगा। कल हमने इस चार्ट के साथ में शुरू तो किया था पर इसको खत्म नहीं कर पाए थे, आज इसको हम कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दो बेटा, बुक के अंदर देखने की फिलहाल जरूरत नहीं है बिकॉज ये चार्ट टोटली अलग है तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात कल मैंने बोला था कि आप अपील कर सकते हो बेटा अपीलेट ट्रिब्यूनल को, प्रोवाइडेड दैट इफ आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया है किसी भी कमिश्नर ने जो असिस्टेंट डिप्यूटी या रीजनल कमिश्नर है, या आप सीजी के ऑर्डर के खिलाफ भी अपील कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा कल का चार्ट देखो तो मैंने उसके अंदर ये दोनों चीजें दी थी, याद है सबको? हाँ ना, मैंने रिव्यू कब कर सकते हैं और अपील कब कर सकते हैं इसका पूरा चार्ट कल दिया था, है ना? तो आज पहले थोड़ा कंटेंट कवर अप कर लेते हैं, अगर पीएफ एक्ट जल्दी खत्म हो गया तो एंड में पूरा पीएफ रिवाइज करवा लेंगे। ठीक है, लेट्स गो। सो यू आर गोइंग फॉर अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। नाउ हु इज अपीलेट ट्रिब्यूनल? तो देखो इतने सारे फैक्ट्स आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के याद रखना जरूरी है, हर एक फैक्ट सब जन मेरे साथ पड़ेगा। हालांकि मुझे एक बात बताओ, ट्रिब्यूनल लेवल तक के कौन सी अपील होती है बड़ा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हालांकि क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो कहां तक जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है सबको? हाँ ना। सबसे पहला पॉइंट पढ़ना, रेडी? 1 2 3 बोलो। क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। सबसे पहले सीजी को जब लगेगा कि भैया हमने एक हाथ दो अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए, तो सीजी जितने चाहिए अपीलेट ट्रिब्यूनल पीएफ के कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। अब देखो नॉर्मली आपने देखा होगा हाई कोर्ट भी स्टेट वाइज डिवाइड किया जा सकता है। हाई कोर्ट कैसा डिवाइड होता है? स्टेट वाइज। एज यू कैन सी देयर आर नियरली 26 हाई कोर्ट फॉर 36 स्टेट्स, है ना? 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। अब जो ट्रिब्यूनल होता है ना, अब देखो हाई कोर्ट भी स्टेट वाइज हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे इफ यू डोंट नो गोवा का और महाराष्ट्र, अरे इधर ध्यान दो। ठीक है, और तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, एज यू नो कि इंडिया में बड़ा मैं टीचर हूं, मेरी सुनो। ठीक है, लेट्स गो। एज अ यू नो कि हमारे 36 स्टेट्स, अब 36 स्टेट्स ने 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटोरीज, तो टोटल कितने बोले के बाद उसे 36 में 26 हाई कोर्ट वर्क करते हैं। दैट मींस एक से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। एज आई टोल्ड यू, गोवा और मैडम आगे तुम अभी रख दो सब और सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, सो गोवा और महाराष्ट्र दो मिलके आपका मुंबई हाईकोर्ट वर्क करता है। कौन सा हाईकोर्ट बोले बाद उसे? मुंबई। तो अब मैं पूरा ध्यान देना बोलना चाहूंगा। ध्यान देना, आपके ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो हमेशा स्टेट वाइज ही होते हैं बेटा। ऐसा नहीं होता कि 2-3 स्टेट मिलकर ट्रिब्यूनल क्रिएट किया जाएगा। ट्रिब्यूनल विल बी ऑलवेज स्टेट वाइज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन गोवा तो गोवा का ट्रिब्यूनल अलग जाएगा, और इफ यू आर इन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र का ट्रिब्यूनल अलग जाएगा। ये चीजों को थोड़ा सा याद रखना। क्लियर है? दूसरी बात मैं चाहूंगा साथ साथ में पॉइंट नंबर 2 पढ़ना। 1 2 3 बोलो। क्या है? अ पर्सन शॉल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल। प्रिसाइडिंग मतलब जो प्रेसिडेंट होता है ट्रिब्यूनल का, द लीडिंग ऑफिसर, अनलेस ही इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब तक वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नहीं होगा तब तक वो ट्रिब्यूनल का जज नहीं बन सकता। सिंपल। आगे थर्ड पॉइंट 1 2 3 बोलो। क्या है? ट्रिब्यूनल शॉल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर in a manner arising out of exercising of its power or of discharge of its function, including the place at which tribunal shall have its settings। मतलब जहां जहां ट्रिब्यूनल बैठता है वहां वहां उसको सिविल कोर्ट के पावर मिलेंगे। बड़ा याद है मैंने इसके पहले सिविल कोर्ट के पावर बताए थे आपको परसों के लेक्चर में। कौन कौन से पावर होते हैं? सबसे पहला पावर कौन सा होता है? ऑर्डर मेंटेन डेकोरम वाला, याद है? फिर गवाहों सबूतों को पेश किया जाए। उसके बाद में तीसरा वाला कौन सा होता है?
तीसरा वाला कौन सा होता है? मेंटेन विटनेस एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। चौथा एग्जामिनेशन ऑन ओथ, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। और एक्स पार्टी डिसीजन देना। कुछ याद आया? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? सो 5 पावर याद रखना। सबसे पहला डेकोरम, उसके बाद में एविडेंस, फिर विटनेस, उसके बाद में ओथ और एक्स पार्टी डिसीजन। 5 पावर होते हैं किसके वाली बात से? सिविल कोड। नीचे पॉइंट नंबर 4 साथ साथ में रेडी 1 2 3 बोल क्या है? ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच अ ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक फिट, confirming, modifying or annulling the order appealed against or may refer the case back to the authority। आप वापस भेज सकते हो किसी भी पीएफ कमिश्नर के पास अगर आपको लगता है कि पीएफ कमिश्नर ने सही डिसीजन नहीं दिए। आप मॉडिफाई करो, कंफर्म करो, किसी भी तरीके से अपील को डिस्पोज करो। नाउ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो खुद का डिसीजन होता है बेटा, वो डिसीजन देने के पहले मतलब केस एंटरटेन करने के पहले 75% सिक्योरिटी लेता है अमाउंट का। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ठीक है? लेट्स गो। जैसे हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है हमारे? आज टैक्स में भी आया था, सुना मैंने। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, टर्नओवर चेंज कर दिया गया, अच्छी बात है। तो थोड़ा कम ज्यादा होते रहता है, टर्नओवर है वो, एक साल कम एक साल ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो दर्शन इस्पात लिमिटेड टर्नओवर कितना है बोला एक बार? 2000 करोड़। 500 करोड़ अभी 1 घंटा पहले था, अभी बढ़ गया, ठीक है। सो 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक। अब देखो मेरी कंपनी को पीएफ पे करना था आपको 12 करोड़ का। कितने करोड़ का पीएफ था? 12। नाउ 12 करोड़ का पीएफ मुझे आपको पे करना था, लेकिन मैंने आपको पीएफ पे नहीं किया। नाउ अगेंस्ट विच द ऑर्डर केम इनटू माय फेवर कि दर्शन सर ने सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ऑर्डर पास करता, याद है सबको? हाँ ना। तो पीएफ कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया कि दर्शन सर ने कोई भी पीएफ पे करने की जरूरत नहीं है। आपको गुस्सा आ गया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप चले गए अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। किसके पास चले गए? अपीलेट ट्रिब्यूनल। नाउ अपीलेट ट्रिब्यूनल आपकी अपील एक्सेप्ट करने के पहले ही मुझसे 12 करोड़ का 75% एज ए सिक्योरिटी लेगा। 12 करोड़ का कितना परसेंट? 75%। ऐसे क्या लेगा? सिक्योरिटी। कि कभी अगर मेरे खिलाफ ऑर्डर पास हो गया कि दर्शन सर ने पीएफ पे करना चाहिए और मैं भाग गया तो, है ना, तो मैं भाग ना जाऊं, इसलिए 75% ट्रिब्यूनल क्या लेता है बोले एक बार उससे? सिक्योरिटी। एक बार जोर से बोलो, ट्रिब्यूनल कितनी सिक्योरिटी लेता है? एक बार मेरे लिए कितने लेता है? एक बार ऊपर वाले के लिए कितने लेता है? एक बार आपके लिए कितने लेता है? एक बार शगुन के लिए कितने लेता है? 75%। समझ में आया सबको? हाँ ना, हाँ हो गया, शगुन भी हो गया, ठीक है। हाँ हो गया, शगुन के मामा भतीजे भाभा भांजे सब हो गए, ठीक है। द ट्रिब्यूनल में वेव और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अंडर दिस सेक्शन। अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकता है क्या? हाँ। मतलब ट्रिब्यूनल ने मेरी तरफ देखा, सर बोले गरीब आदमी है, ठीक है, पूरा पैसा अपने एम्प्लॉय में ही बांटते फिरते हैं, पूरा पैसा अपने शेयर होल्डर में ही बांटते फिरते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल ने देखा कि गरीब आदमी 2 की रोटी के लिए काम करता है, तो हो सकता है ट्रिब्यूनल मुझसे सिक्योरिटी कम ले, क्योंकि मेरा गुडविल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। लेट्स गो। सबसे आखिरी लाइन साथ साथ में, रेडी 1 2 3 बोलो क्या है? द एम्प्लॉयर शॉल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम और एट सच अ हायर रेट और एज मे बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम और एनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर द एक्ट फ्रॉम द डेट on which the amount has become so due till the date of its actual payment। अब पहली बात, पीएफ पेमेंट जब से ड्यू हुआ वहां से लेके आपने जितने दिन का डिले किया उस दिन तक के आपको 12% तक का पेनल्टी लगेगा। अब इफ यू डोंट नो, आई विल टेल यू, नॉर्मली पीएफ का पेमेंट अपने महीना मंथ एंड से 15 डेज के अंदर कर देना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 15 डेज। नाउ अगर आपका एग्जाम्पल मैं सेट करूं, चलो यहीं पे एक एग्जाम्पल सेट करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा किस तरीके से पीएफ का पेमेंट होता है, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं कहता हूं कि हम एक महीने में हैं और महीना है हमारा 1 जून 2025 से लेके महीना एंड होता है कहां पे बोलो? 30 जून 2025। अब ये महीने के लिए मेरा पीएफ मैच्योर हो रहा है, तो कंपनी ये पीएफ कब तक पे करेगा? 15 डेज। सो 15 डेज आते हैं कब? 15 जुलाई 2025। 15 जुलाई 2025 तक के पीएफ का पेमेंट हो जाना चाहिए। नॉर्मली पीएफ का क्रेडिट हो जाना चाहिए। बड़ा जब आप ऑडिट करोगे ना आर्टिकलशिप में,
तो आर्टिकलशिप में आपने जाने के बाद आपको सबसे पहले नॉर्मली आप एचआर ऑडिट करोगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का या अकाउंट्स का, तो आपको बेटा रुक जाओ बाहर 2 मिनट। तो ह्यूमन रिसोर्स का, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 15 जुलाई तक के डेट टैली करने होते हैं कि क्या 15 जुलाई तक के सच में पेमेंट हो चुका है, क्या 15 जुलाई तक के पीएफ क्रेडिट हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो आपको आर्टिकलशिप में बेटा देखना पड़ेगा कि 15 जुलाई के ऊपर अगर 10 दिन का भी डिले है, कितने दिन का, 10 दिन। फॉर एग्जाम्पल डिले हो गया बेटा 25 जुलाई 2000, कब तक बोले एक बार उसे, 25। तो यहां अगर अमाउंट ड्यू है पीएफ का, इमेजिन अमाउंट जो है पीएफ का कितना, 12 करोड़। सो कैलकुलेशन फॉर द अमाउंट विल बी 12 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 12% डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 10। क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ ना। तो इतना एक्सेस इंटरेस्ट आपको पीएफ की तरफ ट्रांसफर करना जरूरी है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। तो ये इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा और एंड में एम्प्लॉइज को पे किया जाएगा, या तो फिर गवर्नमेंट इस इंटरेस्ट को एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए यूज करेगा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। तो ये चीज को याद रखना, ये है आपका डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ क्या लिख पा रहे हो, पेमेंट। अब ये केस सबसे एंड में लिखना है, मैं रादर चाहूंगा उसके पहले आपको ये वाला चार्ट लिखना है। अब सोच के थोड़ा सा तकलीफ होगा कि सर इतना बुरा चार्ट लिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, इसके लिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट करके आपको बाद में लिखवा दूंगा। आपको फिलहाल सिर्फ इस साइड की सिचुएशन लिखनी है, ठीक है, इतनी और इसके नीचे की। ये वाला पोर्शन में आपको नोट के फॉर्म में लिखवा दूंगा। जो भी 4 पॉइंट है साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ना, फॉर्मेटिंग यही रखना, एक साइड आपने ये लिखना, उसके साइड में जगह छोड़ देना, मैं 4 पॉइंट लिखवा दूंगा छोटे छोटे, ठीक है। गो फॉर इट। फर्स्ट हेडिंग डालना अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। हेडिंग सब जन सुनो सुनो सुनो, हेडिंग है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। समझ में आया सबको, हाँ ना। चलो लिख लो, आ जाओ बेटा अंदर। और सब चलो एवरीवन डन।
नीचे पूरा 12% का पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल टेल यू कि क्या लिखना है 12% का भी सेंटेंस, ठीक है। आप ये सिर्फ 3 कॉलम कंप्लीट कर लो, पहले 3 वाले ब्रैकेट, ठीक है। ये फर्स्ट 3 कंप्लीट कर लो, नीचे का भी मैं ही बताऊंगा क्या लिखना है। चलो हो गया सबका? चलो डन एवरीवन, बड़ा है ना? ओके, अब मैं चाहूंगा मैं साइड के 4 पॉइंट्स लिखवा के दे रहा हूं शॉर्ट में, इसको आपको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट कोट करना, पॉइंट नंबर 1, सीजी में कॉन्स्टिट्यूट, पॉइंट नंबर 1, सीजी में कॉन्स्टिट्यूट, सीजी में कॉन्स्टिट्यूट एनी नंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, एनी नंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, CG may constitute any number of appellate tribunals as may require, full stop. Second point, the judge of the district court or high court, the judge of the district court or the high court, the judge of district court or high court can only be head of appellate tribunal. The judge of district court or high court can only be head of appellate tribunal. Point number 3, tribunal shall control its own procedures. Tribunal shall control its own procedures. Tribunal shall control its own procedures and its sittings. Sitting नहीं, sittings. मतलब कहां बैठेगा? Tribunal shall control its own procedures and its sittings. लिख लिया? हाँ, चेयर पे बैठते, ठीक है। 4th पॉइंट, ट्रिब्यूनल शॉल गिव OOBH, ट्रिब्यूनल शॉल गिव OOBH, कैप्स में लिखना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OOBH, being heard, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एवरी पार्टी, टू अपील, लिख लिया? टू एवरी पार्टी टू अपील। सबसे आखिरी नीचे वाला लाइन, अब ये 12% वाला मैं नोट लिखवा के दे रहा हूं, लिखना, ट्रिब्यूनल शॉल गिव OOBH टू एवरी पार्टी टू अपील। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब सबसे आखिरी वाला नीचे के लाइन में लिखना, द एम्प्लॉयर शॉल बी लाइबल टू पे 12% इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर शॉल बी लाइबल टू पे 12% इंटरेस्ट, employer shall be liable to pay 12% interest on any delayed payment of PF, on any delayed payment of PF, on any delayed payment of PF
पीएफ का कितना भी डिलेड पेमेंट करो 12% इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो उसके लिए आपने ये चार्ट ड्रॉ करना है, ये डिलेड पेमेंट का है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मुझे एक और केस मैं और एक और केस एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद लिखना, ठीक है। डिलेड पेमेंट, ठीक है। सो डिलेड पेमेंट का चार्ट है नॉर्मल केस में। अब देखो मैं अपील डिलेड पेमेंट वाला चार्ट दे रहा हूं बेटा, अपील डिलेड पेमेंट। पूछो कैसे, समझो 1 जून 2025 को, 1 जून 2025 को अगर मंथ शुरू हुआ और मंथ खत्म कब होगा बोलो एक बार, 30 जून 2025। नाउ 30 जून 2025 तक मंथ खत्म हुआ, यहां पे आपको पीएफ कितना पे करना था, 12 करोड़। और ये कब तक पे करना चाहिए, 15 जुलाई 2025। आपने यहां पे पीएफ का पेमेंट नहीं किया, पीएफ का पेमेंट नहीं किया। नाउ इसके खिलाफ सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया। ऑर्डर बाय किसने बोले एक बार, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने, सीपीएफसी ने ऑर्डर पास किया। और ये ऑर्डर पास किया है सीपीएफसी ने ऑन, इमेजिन करते हैं नियरली 15 अगस्त, अगस्त को नहीं कर सकता, 15 अगस्त को अलाउड नहीं है, 14 अगस्त 2025 इंडिपेंडेंस डे बंद होता है ना सब, ठीक है। सो 14 अगस्त को सीपीएफसी ने क्या पास किया बोले बाद उससे ऑर्डर। नाउ इस ऑर्डर के खिलाफ आपने अपील मारा, क्या मारा, सो इस ऑर्डर के खिलाफ आपने फेंक के मारा अपील कि हमको ये पसंद नहीं आया, ठीक है। और अपील आपने मारा ट्रिब्यूनल में। अब ट्रिब्यूनल का अपील नॉर्मली होता है बेटा 45 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर, 45। नाउ अगर 14 अगस्त से अगर आप बात करो तो अगस्त सितंबर मतलब नियरली 30 सितंबर तक के आपको क्या फेंक के मारना पड़ेगा, अपील। सो इस दिन तक आपने अपील किया अपीलेट ट्रिब्यूनल को, 80। नाउ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन मेकिंग, अपीलेट ट्रिब्यूनल नॉर्मली करता है बेटा 6 मंथ्स के अंदर। और समझो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया, टाइमलाइन के बाहर जा रहा है सब कुछ, रुको, हाँ। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया 6 मंथ्स के अंदर, 30 सितंबर से लो तो आएगा 31 मार्च 2026। इस दिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या दिया वाली बात उसे, डिसीजन कि आपने पीएफ पे करना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए, पे पीएफ। अब देखो पीएफ का एक्चुअल पेमेंट 15 दिन दिए गए पीएफ के पेमेंट के लिए, जब आया 15 अप्रैल 2026, मतलब देखो आपके जून महीने 25 का पीएफ नियरली पे हो रहा है 15 अप्रैल 2026 को, बिकॉज वो लिटिगेशन में घुस गया। अब मेरा सवाल यह है 12% इंटरेस्ट में कब से कब तक दूं, क्या 15 जुलाई 2025 से 12% गिनना शुरू करूं, या जिस दिन 15 अप्रैल से या डिसीजन से, या 15, अब देखो सुनो, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पे करो पीएफ ऑन 15 अप्रैल। अब कोर्ट ने डिसीजन दिया 15 अप्रैल को पीएफ पे करो, तो मेरा सवाल है अगर 15 अप्रैल को पीएफ पे कर दिया तो बात ठीक है, लेकिन अगर 15 अप्रैल से अगर डिले हो गया तो यहां से मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं या इंटरेस्ट कैलकुलेशन में 15 जुलाई से ही कैलकुलेट कर दूं, 15 अप्रैल 2026 या 15 जुलाई 2025, लगा बोली 25 से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो या 26 से, 25 से या 26 से। अब एक चीज याद रखना बेटा, इंडियन कोर्ट का ये रूल होता है कि जब एम्प्लॉयर के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ ऑर्डर आता है तो उसने विथ डैमेजेस पूरा पूरा कंपनसेशन पे करना चाहिए, और यहां डैमेजेस इंटरेस्ट के फॉर्म में है। आपकी पीएफ की लाइबिलिटी मैच्योर हो रही थी 15 जुलाई को, अरे यहां जब ऑर्डर आया कि आपने पीएफ पे कर देना चाहिए, इसका मतलब ही है कि आपने 15 जुलाई को पीएफ पे कर देना चाहिए था। ये तो लिटिगेशन में फंस गए इसलिए अभी तक के डेट आया। दैट मींस आपका जो इंटरेस्ट है वो कब से शुरू होगा, 15 जुलाई 2025 से। यहां से शुरू हो गया इंटरेस्ट 12% पर एनम, और 12% पर एनम इंटरेस्ट आप कब तक पे करते रहोगे, जब तक 15 अप्रैल 2026 तक आप एक्चुअल पेमेंट नहीं करते। ये पूरे पीरियड में आपको क्या देना पड़ेगा वाली बात से, इंटरेस्ट। ये चीज को आपने याद रखना, क्लियर है। मैं काम करता हूं, हाँ ठीक है। सो इस चीज को याद रखना, ऊपर के इसके साथ मिक्स हो रहा है तो मैं उसको नीचे ड्रॉ कर लेता हूं। होल्ड, रुको, अरे हाँ हाँ रुको रुको रुको, डोंट वरी, मैं हूं ना, ठीक है। दिख रहा है सबको, हाँ है ना। ये इतना क्या पे कर रहे हो बोले बाद उसे, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कब तक पे कर रहे हो, 15 अप्रैल 2026 तक। इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं।
एक बार केस वापस से सुन लो क्या हुआ था। मेरा पीएफ कौन से महीने के लिए था? जून। मैंने उसको कब तक पे करना था चाहिए था? 15 जुलाई। मैंने किया क्या? नहीं। तो ऑर्डर पास किया सीपीएफसी ने 14 अगस्त, एक महीने में। उसके खिलाफ अपील हुआ 45 डेज में, मतलब 30 सितंबर। 6 महीने में ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया। ये डिसीजन किसने दिया है? ट्रिब्यूनल ने। और वो डिसीजन आया 31 मार्च 2026 को, जो बोले पीएफ कब तक पे करो? 15 अप्रैल। अब अगर मैंने 15 अप्रैल तक पे किया तो मुझे पूरे इसका इंटरेस्ट पे करना जरूरी है, बिकॉज जब ट्रिब्यूनल बोलता है पीएफ पे करना चाहिए था, मतलब पहले ही पे करना चाहिए था। और इतना डिले हुआ, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। दोनों केसेस ड्रॉ करके रखो, ठीक है? गो फॉर इट। फर्स्ट, लिखने को बोला तो आलसीपनी शुरू। This case is for normal payment. Normal delay in payment. और यह है डिले इन पेमेंट बिकॉज ऑफ अपील।
चलो हो गया सबका लिखना बेटा। कल मेरे तरफ से अकाउंट्स को छुट्टी ले लो, एफएम को छुट्टी ले लो, मेरे तरफ से कॉस्टिंग को छुट्टी ले लो कल, ठीक है। 3 सब्जेक्ट को छुट्टी ले लो, सिर्फ टैक्स का और लॉ का हम ले लेंगे लेक्चर, ठीक है। अच्छा, यहां इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ क्या बेटा तुमको? दिखाओ, फॉर्मूला पता है ना? आर श्योर? सिर्फ दिन गिनना भूलना मत अच्छे से, ठीक है। 365 डेज में से नियरली आपको निकालने पड़ेंगे 75 डेज आपको माइनस करने पड़ेंगे 365 में से, उतने का इंटरेस्ट बनेगा। बिकॉज देखो 15 अप्रैल तक का पेमेंट है, चाहिए तो करके देता हूं, नीचे कैलकुलेशन देख लो एक बार। अगर पीएफ 12 करोड़ का है तो आई विल स्ट्रेट अवे राइट 12 करोड़, ये तो मेन पीएफ अमाउंट है, प्लस इंटरेस्ट। प्लस इंटरेस्ट कितना आएगा? 12 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट? 12% पर एनम, मल्टीप्लाइड बाय 75 दिन में 365 डेज में से माइनस करूंगा। क्लियर है कंसेप्ट? बिकॉज देखो मई और जून आपको पीएफ पे करना चाहिए था 15 जुलाई के आसपास, और पे कर रहे हैं 15 अप्रैल। 75 नहीं, ज्यादा नियरली मैं कंसिडर करूंगा 15 अप्रैल से 15 में 1 महीना, 15 में से 15 जून 2 महीने, 15 जून से 15 जुलाई 3 महीने, मतलब 92 डेज का मेरा माइनस होगा 365 डेज में से। दैट मीन्स आई हैव टू पे फॉर 275 डेज का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कितना? 365, ठीक है। इतना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा पीएफ के ऊपर। क्लियर है? और पीएफ का ओरिजिनल अमाउंट कितना है बोले बार उसे? 12 करोड़। यू हैव टू कंसीडर द सेम ऑल्सो। एग्जाम में इसके ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं, ये चीज को याद रखना। बच्चे को ये चीज सिचुएशन पता नहीं होती, इंस्टीट्यूट उसी के ऊपर मारना शुरू कर देता है, ठीक है। इसलिए देखो मिसलेनियस टॉपिक में मैं पूरे के पूरे कवर अप कर रहा हूं, मिसलेनियस टॉपिक से भी सवाल आते हैं बेटा, ठीक है। देयर इज इंटरेस्ट कंपोनेंट। चलो हो गया सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना? सॉन्ग वॉन्ग मोह माया, कल ही तो गाया था मैंने सॉन्ग। चलो नोट्स ओपन करो बेटा, आ जाओ। हाँ सॉन्ग वॉन्ग होगा, पहले पीस को खत्म कर दूं, फिर उसके बाद सॉन्ग। हाँ चलो आ जाओ। ये चीज दिख रही है आपको? ये चीज, ये वाली नहीं दिख रही बुक में? पेज नंबर है 1.14, डिस्ले का, ठीक है। डिस्ले से करना। ओके, एक बार मैं रीड करता हूं। सेम अपील का चार्ट है जो मैंने उधर दिया था, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है। एनी पर्सन से सब जन रीड करेंगे। रेडी? 1 2 3 बोलो। क्या है? एनी पर्सन एग्रीड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द सीजी और ऑर्डर अंडर द एक्ट। मुझे एक बात बताओ, ऑर्डर आपके खिलाफ कौन पास करने वाला है यहां पे? अरे निकम्मो, नलायको, कितनी गालियां दूं तुमको? बोलो मैं एक बार। निकम्मो, कौन ऑर्डर पास करता है आपके खिलाफ? हाँ? हु इज पासिंग ऑर्डर? कौन? अरे इतने अच्छे से एक मैं क्या कह रहा हूं, मजाक 2 मिनट के लिए साइड में रखो, इज्जत से आंसर दो। ऑर्डर कौन पास करता है? मुझे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा कि तुमको आ रहा है। कौन कौन? एक तो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, नहीं तो रीजनल पीएफ कमिश्नर, नहीं तो असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर, नहीं तो डेप्यूटी पीएफ कमिश्नर। लिखो वहां पे, सीजी ऑर्डर पास करेगा बोले नालायक। लिव लगा? अच्छा, अपील किसको करोगे? ट्रिब्यूनल को। नॉर्मली कितने दिनों के अंदर बेटा? 45 डेज। नॉर्मली लिखना है, पहले नॉर्मली लिखो। पहले नॉर्मली 45 डेज में अपील। जूम क्यों? ठीक है, सब बड़े बड़े चीजों की आदत लग गई है तुमको। आगे
उसके बाद में डिपॉजिट कितना परसेंट अमाउंट करना है, 75%। ट्रिब्यूनल उसका अमाउंट वेव ऑफ कर सकता है क्या, यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा सुन के समझ के, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो ट्रिब्यूनल उसको चेंज कर सकता है क्या, बोलो हाँ है ना। ट्रिब्यूनल उसी ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है क्या, उसको मॉडिफाई कर सकता है, वो ऑर्डर को ट्रिब्यूनल साइड में रख सकता है। वही चीज लिखी है, कन्फर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड और रिमांड बैक द ऑर्डर टू द डिसीजन टू द ओरिजिनल पीएफ कमिश्नर। तो इतनी चीजें ट्रिब्यूनल ऑर्डर के खिलाफ करेगा। नीचे ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर पास करेगा तो सभी कॉपीज सभी पार्टीज को देगा जो पीएफ में इन्वॉल्व है। अब पीएफ में इन्वॉल्व कौन कौन सी पार्टीज होती है बेटा नॉर्मली, बोलो कौन कौन, एम्प्लॉयर और साथ साथ में कौन, बोले एक बार, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अच्छा ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है पीएफ या क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्या पीएफ जो डिसाइड हुआ उससे पूरे देश के ऊपर असर होने वाला है, नहीं होने वाला, वो सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे असर होगा, वेदर इट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ, फैक्ट। सो एज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्या आप ट्रिब्यूनल के ऊपर अपील कर सकते हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो ट्रिब्यूनल के ऊपर अपील हो सकती है क्या, सोच के बोलो, कल क्या बोला था मैंने, फैक्ट है तो ट्रिब्यूनल के ऊपर जाओगे क्या, नहीं, सिर्फ लॉ है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, फैक्ट है तो कहां तक जाओगे, सिर्फ ट्रिब्यूनल। इसलिए देखो ट्रिब्यूनल के ऊपर नो फर्दर अपील कैन बी एडमिसिबल, तो यहां लिख कर रखो एज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एज इट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लिख लिया सबने, हाँ है ना। अच्छा अपरेंट मिस्टेक वगैरह है रिकॉर्ड में से ऑब्जर्वेबल, तो ऐसे केसेस में हो सकता है नोटिस देके, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके आप ऑर्डर पास कर दो। रेक्टिफिकेशन बाय ट्रिब्यूनल ऑफ द ऑर्डर पास अबव, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ऊपर पास किया हुआ ऑर्डर के अंदर कोई गलती हुआ है रिकॉर्ड्स के हिसाब से, तो ट्रिब्यूनल खुद ही उसको रेक्टिफाई कर देगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना। चलो सो ये हो गया आपका ऑर्डर रिगार्डिंग किसने बोले बाद उसे, ट्रिब्यूनल। यहां तक समझ में आया सबको, हाँ है ना। चलो आगे बढ़े, सुन ना, क्या हो गया, हद होती है, सॉन्ग सॉन्ग नुस्ता सॉन्ग। कब समझोगे आप, सॉन्ग इज मोह माया। अरे चलो आगे बढ़े, हाँ है ना। सॉन्ग सुनोगे, चलो सुन लो, कौन सॉन्ग सुन दो, इतनी खुशी। ओके मेरा फेवरेट वाला सॉन्ग गाता हूं, वो मैं रहूं या ना रहूं गाना सुनाएगा आपने, नहीं सुना, चलो नया वाला गाना है सुनाता हूं, बहुत प्यारा गाना है, एकदम रोमांटिक सा है, सुन लेना ठीक है। नहीं काय ऑर्डर आहे का, फरमाईश आहे का, काय मुशायरा चाललाय इथं, नाही, लेट्स गो। सेंटी गाना है, रो मत देना, ठीक है, लेट्स गो। और मेरे सुर हिलडुल जाते हैं तो थोड़ा कंट्रोल करना, ठीक है। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम सपनों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूं, टुंग टुंग टुडुंग। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूं, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूं, मैं
दिखूं या ना दिखूं, तुम मुझको महसूस करना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। आगे सुनना चाहोगे? और हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छू के, टुंग टुंग टुडुंग। हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छू के, अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। मैं वो कहूं या ना कहूं, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। चलो चलो लेट्स गो, आगे बढ़े। सुनो, शायरी सुनोगे? शायरी तुम भी क्या हाथ रखोगे आज? किस दिलदार से वाला बड़ा? ठीक है, लेट्स गो। शायरी पहले ही बोलता हूं तुमको झेपेगी नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है? स्टार्टिंग में बोर होगी, लेकिन समझ में आएगी एंड में, ठीक है? तो अच्छे से सुनना। बोले इरशाद, जी करता है चांद पे जाऊं, जी करता है चांद पे जाऊं, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाऊं। जी करता है चांद पे जाऊं, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाऊं, उससे दो पुतले बनाऊं, उससे दो पुतले बनाऊं, एक बिल्कुल तेरे जैसा, एक बिल्कुल मेरे जैसा। जी करता है कहां जाऊं? चांद पे, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाओ, उससे दो पुतले बनाओ, एक बिल्कुल तेरे जैसा, एक बिल्कुल मेरे जैसा। फिर उन पुतलों को तोड़ दूं, फिर उन पुतलों को तोड़ दूं, फिर पूरी मिट्टी से और दो पुतले बनाऊं, एक बिल्कुल तेरे जैसा, एक बिल्कुल मेरे जैसा। इरिटेशन हो रहा होगा अभी थोड़ा थोड़ा, हाँ। सो वापस, जी करता है चांद पे जाओ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाओ, उससे दो पुतले बनाओ, एक बिल्कुल तेरे जैसा, एक बिल्कुल मेरे जैसा। फिर उन पुतलों को तोड़ दूं, उससे दो पुतले बनाओ, एक बिल्कुल तेरे जैसा, एक बिल्कुल मेरे जैसा। बेटा, दीवाने लोग वैसे ही पागल होते हैं, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। और मैं तो पहले दिन से बोलता हूं, इस दुनिया में वही अच्छे जी सकता है वो पूरी तरीके से पागल है। समझ में आया? हाँ ना। सो दो पुतले तोड़ दो और पूरी मिट्टी से कितने पुतले बनाऊं? दो, एक बिल्कुल तेरे जैसा, एक बिल्कुल मेरे जैसा। अब अगर समझ सकता है तो समझ जालिम मेरे एहसासों को, क्योंकि तुझ में कुछ मेरा सा है, मुझ में कुछ तेरा सा है। समझ में आया सबको? हाँ। झेपी शायरी नहीं झेपी, ये थोड़ा ओवरहेड जाएगा, समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है? लेट्स गो। समझ में आई क्या? ये इधर चेहरा देखो, उसको कुछ घंटा समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। ठीक है, लेट्स गो। आगे बढ़े बेटा, आवाज थोड़ा सा बढ़ाओ ना। ओके, बस अब तुम्हारी मांगे मजदूर और काम वाली बाई तरह जैसे बढ़ रही है। ठीक है, लेट्स गो। ओके, अब देखो बेटा, हमको कुछ टॉपिक थ्योरी में कवर अप करने हैं, तो आ जाओ जरा बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ठीक है? नाउ आपके बुक में मैंने एज अ थ्योरी करके और भी बहुत सारे कंसेप्ट देके रखे जो आपको थोड़े बहुत पता होना जरूरी है, जैसे ऑफेंस बाय कंपनीज। इसको एक बार रीड करते हैं फास्ट, तो आपको समझ में आएगा। अब ये रेसिडुअल टॉपिक है, एग्जाम में आने के चांसेस इनके थोड़े से कम है, पर सेफर साइड में इनको पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है? सो दैट डैमेज कुछ भी ना हो, सेफ साइड सब चीजें पढ़ लो। सबसे पहले ऑफेंस बाय कंपनीज, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, साथ साथ में करना। ऑफेंस बाय कंपनीज, द सेक्शन डील विद द लाइबिलिटी ऑफ द ऑफिसर, डायरेक्टर्स एंड द पार्टनर्स। मतलब कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर और पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी। पर्सन लाइबल है, कंपनी तो लाइबल रहेगी ही, और पर्सन इंचार्ज भी लाइबल रहेगा जिसने पीएफ पे करना चाहिए। अब नॉर्मली
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ पेमेंट के लिए इंचार्ज होते हैं बेटा एचआर हेड्स, ह्यूमन रिसोर्स हेड्स, लिख के रखो, ह्यूमन रिसोर्स हेड्स या एचआर मैनेजर वगैरह भी कह सकते हो, वो यहां पे लायबल रहेगा। अच्छा, कंपनी और पर्सन मतलब एचआर मैनेजर, इनकी लाइबिलिटी हमेशा ज्वाइंट और सेवरल रहेगी। पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है बेटा? पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसे ज्वाइंट और सेवरल रहती है, वैसे कंपनी और ऑफिसर की लाइबिलिटी रहेगी। मतलब कंपनी ऑफिसर खुद के असेट्स में से दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है सब? अगला, प्रोटेक्शन टू द कंपनी एंड द पर्सन। ध्यान देना, पर्सन को प्रोटेक्शन तब मिलेगा, मतलब समझो आपने पीएफ पे नहीं किया, पर्सन को प्रोटेक्शन तब मिलेगा जब वो ये प्रूव करेगा दैट ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज। उसको ऑफेंस का नॉलेज ही नहीं था। सो विदाउट नॉलेज को सर्कल करना और प्रोटेक्शन को पहले सर्कल करना। अगर आपको बचना है तो ये प्रूव करना जरूरी है, साथ में ये प्रूव करना कि यू हैव यूज्ड योर ऑल ड्यू डिलिजेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू डिलिजेंस बेटा? व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? ड्यू डिलिजेंस नहीं सुना? ड्यू डिलिजेंस नहीं सुना? देखो, ड्यू डिलिजेंस का एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है। पूछो कैसे? ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि ध्यान देना, जब आप बहुत कॉशियसली वर्किंग करते हो, समझो आप किसी खास वाले पर्सन के साथ बात कर रहे हो जो आपको पसंद है, जो आपके सपनों में है, जिसके ऊपर आपका दिल आ गया। जब पहली बार आप उस पर्सन से बात करते हो तो ऐसी एकदम रिलैक्स मूड में बात करते हो, कैसा ही तू है और बहुत दिनों बाद मिली कैसे है, बहुत कम दिखती है आजकल क्लास में, है ना? सो यू डू नॉट डू दैट, यू नॉर्मली वर्क कॉशियसली। आप उससे बहुत कॉशियसली बात करते हो, हाय आई नो यू आर देयर इन क्लास, थोड़ा सा इंग्लिश, है ना? सो ऐसे कैसे एकदम थोड़ा सा आप कॉशियस होकर बात करते हो बेटा। डिले नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है, डोंट वरी, ठीक है? सो बेसिकली देखा जाए, ये तो मैं कैसे लोगों को देख देख के सीखता हूं, ठीक है? डिलीजेंस का मतलब होता है, स्टोरी कुछ काम की नहीं है, अरेंज मैरिज में क्या स्टोरी होगी, ठीक है? सो ड्यू, अरे ध्यान दो निकम्मे बच्चों। सो ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है बेटा कि कॉशियसली वर्क करना, यू आर बीइंग कॉशियस। जब आप सामने वाले पर्सन से बात करते हो जिसके ऊपर आपका दिल आया है या आप जिसको पटाना चाहते हो, तो आप बहुत कॉशियसली बात करते हो, थोड़ा सा इंग्लिश में, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सा स्टाइल वाइल मार के, उसमें भी एप्पल का आईफोन रहा तो उसको थोड़ा घुमा घुमा के, है ना? तो दैट इज कॉल्ड एज, क्या एक बार से डिलिजेंस, क्या कहा जाता है बोले एक बार? डिलिजेंस। अब डिलिजेंस के बेटा बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, जरा ध्यान देना। पीएफ एक्ट में ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि आपने बहुत ट्राई किया, आपने बहुत ट्राई किया कि पीएफ का पेमेंट रेगुलर बेसिस पे टाइमली हो जाए, लेकिन गलती से पीएफ का पेमेंट टाइमली नहीं हो पाया, तो आपको प्रूव ये करना है कि आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन क्या करूं, किस्मत ही खराब है। समझ में आ रहा है सबको? है ना? तो ये चीज को मैं कहता हूं बेटा ड्यू डिलिजेंस। क्लियर है सबको? है ना? जब किस्मत ही जी तो क्या करेगा? पी। समझ में आ रहा है सबको? है ना? नीचे उसके बाद में प्रोविजंस टू हैव लिमिटेड स्कोप। ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। इफ द, ध्यान देना, सुनो, प्रोविजंस टू हैव अ लिमिटेड स्कोप if the prosecution proves that the offense was committed with a consent and conveyance, conveyance मतलब assent, assent मतलब affirmative assent, इस वर्ड को सर्कल करो, लिखो वहां पे, affirmative assent और affirmative act, affirmative assent और affirmative act, मतलब आपने जानबूझ के किया है, आपके कंसेंट से हरकत हुई है या आपके असेंट से हरकत हुई है या निग्लिजेंस की वजह से हरकत हुई है। जैसे समझो एम्प्लॉय पीछे पड़ा था, प्लीज मेरा पीएफ दे दो, प्लीज मेरा पीएफ दे दो, और आप उसको हर बार कर रहे थे, हट हट हट, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो दैट इज अ निग्लिजेंस, दैट इज क्या बात से निग्लिजेंस। तो ये चीज को याद रखना, ऐसे सिचुएशन में such a director, manager, secretary or officer shall be deemed to be guilty of offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Punished क्या है बोले बात उससे? Accordingly. अब मुझे एक बात बताओ, जो पर्सन knowingly, willfully offense करता है पीएफ एक्ट में, उसको पेनल्टी कितना होता है और कौन से सेक्शन में आता है? knowingly, willfully offense किया, कुछ याद है? सेक्शन कौन सा है? 14 सबसेक्शन 2 याद है, जिसके अंदर उसको जेल कितना है? 6 months to 1 year और 25,000 तक का पेनल्टी। तो लिखो वहां पे, नोइंगली ऑफेंस सेक्शन नंबर 14(2) इज एप्लीकेबल। 14(2) है ना? चार्ट दिखाना मुझे एक बार।
अरे ए ओहो भाई होल्ड, 14(2) is contravention of act and that is will, 14(2) is contravention of act and that is also willfully. मैंने 14(2) जो लिखा है वो सही है. 14(1) is about false statement. हम यहां false statement की बात नहीं कर रहे, हम यहां willful offense की बात कर रहे हैं. समझ में आया? तो 5,000 वाला पेनल्टी नहीं, यहां 14(2) वाला, जो 14(2) हमने बाद में लिखा था 2A के साथ कंपेयर करके, वो वाला बोल रहा हूं मैं, जिसके अंदर अगर आप देखो तो 6 महीने से 1 साल की जेल है एंड लेस देन इक्वल टू 10,000 का फाइन है. माय मिस्टेक. कितना फाइन है? 10,000. क्लियर है? लेट्स गो. 14 सबसेक्शन कौन सा बोले बाद से 2 लिख के रखो. 6 मंथ्स टू कितना? 1 ईयर. और फाइन कितना? 10,000. ड्यू डिलिजेंस के ऊपर नोट लिखवाओ, वहां लिख के रखना. ड्यू डिलिजेंस को अंडरलाइन करना, लिखना. ड्यू डिलिजेंस मींस वर्किंग कॉशियसली. ड्यू डिलिजेंस मींस वर्किंग कॉशियसली. बहुत कॉशियस होकर आप काम कर रहे हो. वर्किंग कॉशियसली. चलो लिख लिया सबने? हाँ ना? बोलो सर ना. अच्छा, मेरा एक और सवाल है, पूछो. क्या? समझो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पीएफ कमिश्नर अपॉइंट किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएफ कमिश्नर को आपके ऊपर बोल दिया छू जा, छू इसका पीएफ वीएफ देख क्या. अब अगर सेंट्रल पीएफ कमिश्नर आपके कंपनी के ऊपर स्क्रूटिनी कर रहा है और वो भी सीजी के ऑर्डर से, और स्क्रूटिनी करते करते उसने अगर कंपनी को कहीं डैमेज कर दिया, कंपनी को कहीं क्या कर दिया? डैमेज. फॉर एग्जाम्पल पीएफ ज्यादा असेस कर लिया, या किसी एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसने आंच लगा दी कि भैया एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा, या उसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल वगैरह लॉस हो गया. तो मुझे एक बात बताओ, आप गवर्नमेंट के ऑफिसर के खिलाफ प्रोसीडिंग कर सकते हो क्या? क्या आप गवर्नमेंट के ऑफिसर के ऊपर केस कर सकते हो? बोलो हाँ है ना? एक बार मेरे पीछे जोर से बोलना. नहीं. क्या बोलना? एक बार और बोलो. क्या बोलना है? एक और बार बोलो. क्या बोलना है? इसे कहते हैं बेटा प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. अब जरा शांति से और सीरियसली सुनना, यह बहुत खराब सेक्शन है और ये नियरली हर लॉ में होगा. हर लॉ में आप जो भी लॉ पढ़ लो, ये इनकम टैक्स में भी होगा, कंपनीज एक्ट में भी है. कंपनीज एक्ट में सिमिलर सेक्शन है, सेक्शन नंबर 456 का, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन द गुड फेथ. अगर आप देखोगे तो सेक्शन का मतलब क्या है, जरा मेरे हर एक वर्ड को इंग्लिश में बोल रहा हूं, हर एक वर्ड की तरफ ध्यान देना, एकदम स्लोली बोलता हूं. If any act or action is taken by government officer depending on any law, notification or circular or rule, then such action will not be prosecuted by any court of law. समझ में आ रहा है? एक बार फिर से. If any action taken by government officer depending on any law, notification, circular, rule, then such action will not be prosecuted by any court of law. क्लियर है आंसर? मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर किसी एक्ट के बेसिस पे, किसी रूल के बेसिस पे, किसी नोटिफिकेशन पे, गवर्नमेंट ऑर्डर पे या किसी रूल के हिसाब से कोई भी काम करता है और वो काम अगर वो गुड फेथ में करता है तो उसके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. समझ में आया? बिकॉज वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है एंड ऑन गवर्नमेंट यू कैन फाइल अ केस, पर ऑफिसर के ऊपर आप केस कर सकते हो क्या? नहीं. तो इसके लिए एक सिंपल सेंटेंस में चाहूंगा साइड मेक नोट्स के कॉलम में लिखे रखना, जो मैं कह रहा हूं वही लिखना. लिखना. नो एक्शन और प्रोसिक्यूशन, नो एक्शन और प्रोसिक्यूशन, नो एक्शन और प्रोसिक्यूशन कैन बी एग्जीक्यूटेड, can be executed against any government officer if he is acting in good faith, if he is acting in good faith, if he is acting in good faith, good faith, as per any law, as per any law, comma circulars, comma notifications,
एज पर एनी लॉ, कॉमा सर्कुलर्स, कॉमा नोटिफिकेशंस और रूल्स, फुल स्टॉप। तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ये पॉइंट बहुत काम का है, नियरली हर लॉ में ये पॉइंट रहता है, हर गवर्नमेंट ऑफिसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नीचे चाहिए तो लिख के रखना, दिस पॉइंट एग्जिस्ट इन एवरी लॉ, और उसको स्टार मार्क करना, दिस पॉइंट एग्जिस्ट इन एवरी लॉ। ओके, मुझे एक बात बताओ, समझो आप दर्शन इस्पात लिमिटेड के एम्प्लॉय हो, ठीक है? बोलो हाँ। कभी जिंदगी में एक आध बार तो हाँ बोल दिया करो, ठीक है? सो समझो आप दर्शन इस्पात लिमिटेड के एम्प्लॉय हो, और आपने बोला, मतलब पहले हमारे इसमें एम्प्लॉय जरा 20 से कम थे, अब 20 से कम एम्प्लॉय है तो पीएफ एक्ट डायरेक्टली अप्लाई होता है क्या? नहीं। जब एम्प्लॉय 20 से ज्यादा बढ़े तो आपने मेरे को बोला कि सर हमें पीएफ चाहिए, हमें क्या चाहिए? पीएफ। अब देखो, आप उन एम्प्लॉइज में से हो जब हमारे पास एम्प्लॉय 20 से नीचे थे। हमारे पास एम्प्लॉय कितने से नीचे थे? 20। अब पहले मैं आपको सैलरी दिया करता था 10,000 रुपए पर मंथ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? और बाद में जब पीएफ एक्ट लगा, पीएफ एक्ट लगने की वजह से मुझे आपके बिहाफ पे 1000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो मैंने आपका सैलरी रिड्यूस करके कर दिया 9000 रुपीज पर मंथ। उसमें भी मैं आपका 1000 रुपए पीएफ काटता था, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिर मेरा 1000 देता था। मुझे बताओ, पीएफ एक्ट लगने की वजह से अगर मैं आपकी सैलरी रिड्यूस कर रहा हूं पीएफ पे करने के लिए, तो ये सही बात है गलत बात है? सही बात है गलत बात है? पक्का गलत बात है? आर यू श्योर? ये एक बार पढ़ के देखो, गलत बात ही है, और आपको इसमें से समझ में आएगा। पीएफ पे करने की वजह से किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कम नहीं की जा सकती। नो एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट टू विच द स्कीम अप्लाइज shall by reason only of his liability for payment of contribution to fund or any charge under this act or the scheme reduce directly or indirectly the wages of any employee or total quantum of benefit to which the employee is entitled under the terms of the employment express और क्या लिख बाद उससे employed। तो ये चीज को याद रखना, साइड में नोट डालो, because of reason of payment of PF, because of reason of payment of PF, because of reason of payment of PF, employer shall not reduce, employer shall not reduce, because of reason of payment of PF, employer shall not reduce wages of employee, employer shall not reduce wages of employee। आपने एम्प्लॉय के वेजेस रिड्यूस करने नहीं चाहिए। समझ में आया सबको? हाँ ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगला, नीचे दिए गए जितने भी ऑफिसर्स है इनको गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाएगा। एक बार सिर्फ रीड कर लो, काम के अभी सेक्शन नहीं है ये, लेकिन रीडिंग एक बार जरूरी है, ठीक है? लेट्स गो। फॉलोइंग ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऑफिसर और अदर एम्प्लॉइज, द अथॉरिटीज रेफर्ड टू इन सेक्शन 7A एंड एवरी इंस्पेक्टर। इनको हम कौन से सर्वेंट बोलेंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट्स। क्लियर है आंसर? नीचे, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, कॉन्सर्ट करना अच्छे से, लेट्स गो। अब जरा ध्यान देना, ये प्रोविजन थोड़ा काम का है, अब थोड़ा सा रिड्यूस करना, इको तो है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। अब जरा देखो, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज क्या है? इफ एनी डाउट और डिफिकल्टी अराइजिंग इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ द केसेस वेयर एस्टेब्लिशमेंट which is a factory is engaged in any industry specified in schedule 1, whether payment of particular establishment, whether any particular establishment is an establishment falling within the class of establishment to which this act applies by virtue of notification under section कौन सा? 13B, or the number of person employed in an establishment or number of years which have elapsed from the date on which establishment has been set up, whether the total quantum of benefit to which the employee is entitled has been reduced by the employer, then central government may by order make such a provision or give such a direction not inconsistent with the provision of this act as appear to be necessary or expedient for removal of doubt or difficulty, and order of the central government in such a case shall be क्या बोले एक बार उसे फाइनल। घंटा तुमको कुछ इसमें समझ में आया? बराबर है? हाँ है ना? बोलो यस और नो। सिंपल सी बात, थोड़ा सा ध्यान देना। सीजीए कह रहा है
कि पूरे हिस्ट्री को देखते हुए आज के डेट तक, मतलब 1952 से लेके आज के डेट तक, पीएफ एक्ट का ईयर कौन सा है? 1952। मुंडी उंडी चटको, स्ट्रेट बैठो। और उधर जो वो घोड़े वोड़े बेच के, जायदाद बेच के सोया है, मेरे को शाहरुख समझता ही नहीं यार तेरा इक्वेशन। जब तू उसके साथ होता है उसके साथ होता है, जब तू क्लास में होता है तो फिर भी उसके साथ होता है, क्यों सोते रहता है तू? सपने कितने देखेगा? बस चलो लेट्स गो। ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। अभी रो मत, ठीक है? इट्स ओके, याद आती है, इतना टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। सो और कोई सोया है? किसकी सोने की इच्छा? ओके। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता क्या है? ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। लेट्स गो। सीजी कहता है 1952 से लेके आज के दिन तक, 1952 दिख रहा है? आज का दिन दिख रहा है? 1952 से लेके आज के दिन तक अगर कभी भी सीजी को ऐसा लगता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को पीएफ एक्ट लगना चाहिए था, पर अब तक नहीं लगा। कई बार आपको ऐसा लगता है कि लगना चाहिए पर नहीं लग रहा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? सो सीजी को लग रहा है कि इसको पीएफ एक्ट लगना चाहिए था पर अब तक नहीं लगा, या फिर डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डिपेंडिंग ऑन वर्किंग कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, प्रोडक्शन एक्सेट्रा, सीजी को लगता है कि नहीं अब बहुत जरूरत है कि इसको लग जाना चाहिए। इसको क्या बोले बाद उसे? लग जाना चाहिए, या इसकी लग जानी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो इन एनी ऑफ द सिचुएशन सीजी हैव एन ऑर्डर, सीजी हैव अ पावर टू पास अ ऑर्डर that it shall remove all these difficulties and simply apply the act to the establishment। ये पूरा सार रहा ये पूरी चीज का, जो आपको घंटा समझ में आएगी। समझ में आया सबको? हाँ ना? क्लियर है कंसेप्ट? सो सिंपली वो कहना ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट को पीएफ एक्ट लगाने की इच्छा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सभी डिफिकल्टीज को साइड में हटाते हुए उस स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी पीएफ एक्ट लगा सकता है और पीएफ के प्रोविजन के हिसाब से पेमेंट मांग सकता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल तो हमने ज्वलंत एग्जाम्पल अप्लीकेबिलिटी में देखा था। याद है आपको? आपकी अप्लीकेबिलिटी ऑफ पीएफ एक्ट 4 केसेस में लगती थी। कितने केसेस है बोलो? पहला किसको लगता है? 20 और मोर एम्प्लॉइज विदाउट एनी ऑर्डर, 20 से लेस एम्प्लॉय विद द नोटिस ऑफ सीजी। कितने महीने का नोटिस है? 2 मंथ। तीसरा किसको लगता है? एम्प्लॉयर एंड मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉय। और याद है चौथा वाला? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल। उसका नोटिफिकेशन नंबर, डेट याद है? 18th of January 2000 क्या डेट है उसका? 18 जनवरी 2000। याद आया कुछ? हाँ है ना? सो मेरा कहना क्या है, देखो सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब ये जो सेक्शन आपने पढ़ा जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, इसका ज्वलंत एग्जांपल है वो 18 जनवरी का नोटिफिकेशन। सुनो समझो, 8 जनवरी। अब जरा समझना क्या कह रहा हूं। 1952 से लेके 8 जनवरी तक के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल को पीएफ लग रहा था क्या? नहीं। मतलब 1952 से लेके 2011 तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल के लिए पीएफ नहीं था। फिर सीजी को लगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल काउंसिल को पीएफ लगना चाहिए। तब जाके सीजी ने 2011 में सभी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को रिमूव किया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल को पीएफ अप्लाई करना शुरू किया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ये एग्जांपल रहा आपके पीएफ एक्ट एप्लीकेबिलिटी का। तो साइड में इसी का एग्जांपल लिखना। द पीएफ एक्ट वाज अर्लियर नॉट एप्लीकेबल। द पीएफ एक्ट अर्लियर वाज नॉट एप्लीकेबल PF Act earlier was not applicable to municipal corporation and council. To municipal corporation and council. But because of this section, PF Act is not applicable to municipal corporation and council. But because of this section, CG have passed the order to apply the same. Because of this section, CG have passed the order to apply the same. To apply the same from 8th January 2011.
फ्रॉम 8 जनवरी 2011। ओके, फुल स्टॉप। मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब खुद के पावर डेलीगेट कर सकता है क्या? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब चाहे तब पावर डेलीगेट करेगा क्या? तो डेलीगेशन ऑफ पावर के लिए सेक्शन है, एक बार सिर्फ रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट। अच्छा, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है क्या? हाँ, है ना। लेकिन अगर आपने सुना होगा तो सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मिलता है, नॉन रिकॉग्नाइज का मिलता है क्या? तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भविष्य कर्मचारी निधि संकलन करके जो एक्ट बनाया है फंड, उसको रिकॉग्नाइज बोलो या नॉन रिकॉग्नाइज बोलो? ये उसके लिए सेक्शन है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, दोनों रीड कर लो। इसके साइड में चाहिए तो आप लिख सकते हो इनकम टैक्स के लिए, ओनली रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड्स आर अलाउड फॉर डिडक्शन। इसके साइड में लिखना, ओनली रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आर अलाउड फॉर डिडक्शन ओनली रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आर अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, फुल स्टॉप। चलो, लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना। आगे बढ़े बेटा, सुन ना, बोलो हाँ है ना। क्या हुआ? हाँ, पढ़ लो एक बार, रीड कर लो वो इनकम टैक्स वाला और उसके ऊपर का डेलीगेशन का। रिपंजेंट एक वर्ड आएगा आपको बीच में, यहां पे दिख रहा है। रिपंजेंट का मीनिंग क्या होता है? बोगस, खत्म हुआ, स्टेल्थ हुआ। ठीक है, शीड़ा, शीड़ा मराठी में समझते हो ना? अरे आउटडेटेड। अबे शिव्या नहीं, आगे। चलो, हो गया सबका? हाँ ना, बोलो ऐसा ना। ओके, अब हम जा रहे हैं पीएफ वाले लास्ट टॉपिक के ऊपर। अब मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, वो पीएफ का लास्ट सेक्शन है। देख के अच्छा लग रहा है उसको? जरा ध्यान होगा तो अच्छा लगेगा ना जिंदगी में कुछ। ठीक है, लेट्स गो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, उसका हेडिंग क्या है? रिकवरी प्रोसीडिंग। सेक्शन नंबर कौन सा है? 8। ओके, एक चीज याद रखना, जैसे मैंने बोला था, कंपनीज एक्ट में सभी सेक्शन याद करना जरूरी है, बिकॉज फाइनल लेवल पे भी वो आते हैं और एग्जाम में भी लिखने जरूरी है। और कंपनीज एक्ट आपका मेन लॉ है। अलाइड लॉ में मैं आपको सिलेक्टेड सेक्शन याद करवा रहा हूं, और वो सिलेक्टेड सेक्शंस ही याद करना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वगैरह के डेफिनेशंस थोड़े बोले थे कंपैरेटिव, उसको याद करने की कोशिश करना। ए बी याद है, 21 वगैरह। दूसरा, मैंने पेनल्टीज पीएफ एक्ट में जो सेक्शन बोले हैं वो याद करने की कोशिश करना। और तीसरा, ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर कौन सा है? 8। किस बारे में है? रिकवरी प्रोसीडिंग। अब जरा ध्यान देना, मैं जो कंसेप्ट है उसी के बारे में पूरा चार्ट दे रहा हूं। लेट्स गो। अब रिकवरी प्रोसीडिंग बता, दो एस्टेब्लिशमेंट के केस में हो सकती है। किस एस्टेब्लिशमेंट में? दो। पहला तो एस्टेब्लिशमेंट टू विच पीएफ एक्ट अप्लाइज, एज यू कैन से ईपीएफ एक्ट अप्लाइज। तो मैं लिख सकता हूं एस्टेब्लिशमेंट टू विच इफेक्ट अप्लाई। और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है बेटा एग्जम्प्टेड। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट कौन सा है? जोर से बोलो, कौन सा है? एग्जम्प्टेड। याद रख, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना।
अब ईपीएफ एक्ट अप्लाई हो या एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट हो, इसमें कितने टाइप के ड्यूज हो सकते हैं? पूछो कितने। सबसे पहली चीज इसमें ड्यू हो सकता है ड्यूज रिगार्डिंग, ड्यूज क्या लिखा जैसे रिगार्डिंग, किसने बोला वो माउंटेन ड्यू? बाहर काट दला, बाहर काढ़ा, निकालो उसको बाहर। सो ओके, अरे बाहर काढ़ायचं है, जान नहीं लेने की उसकी, ठीक है छोड़ो। अच्छा मत निकालो, एक नंबर नालायक है साले। ओके, तो ड्यूज रिगार्डिंग पूछो क्या क्या। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, और मुझे एक बात बताओ कंट्रीब्यूशन मतलब काय का कंट्रीब्यूशन बेटा? आज बोलोगे कल पढ़ाऊं? कल पढ़ाऊं तो आज बोलोगे? तो कंट्रीब्यूशन काय का बोलो एक बार? पीएफ। दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा? पेंशन। और तीसरा कौन सा? इडलीस। इसका कंट्रीब्यूशन। दूसरा इनका एक्यूमुलेशन, जैसे आपका पीएफ एक्यूमुलेट हुआ है। तीसरा दैट इज इनके चार्जेस, जैसे एडमिन चार्जेस सुना है? एडमिन चार्जेस काय में लगते हैं? इडलीस के अंदर, याद आया? और उसके बाद में चौथा, अगर आप देखो कौन कौन से कवर किए? कंट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, चार्जेस और डैमेजेस प्लस इंस्पेक्शन। डैमेजेस और सबसे आखिरी वाला, वहां इंस्पेक्शन लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूं इंस्पेक्शन, ये एडिशनल वाला लिखा मैंने। तो इतने ड्यूज आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन ये ड्यूज आप रिकवर कब कर सकते हो? मुझे एक बात बताओ, जब आपको, बेटा ध्यान दो, जो भी मजाक कर रहा है ध्यान दो, जरूरी चीज है। ये सब चीज आप रिकवर कब कर सकते हो? मुझे एक बात बताओ, डिस्प्यूट के केस में रिकवरी होगा? बोलो हाँ है ना। और डिस्प्यूट दो चीजों के हो सकते हैं, एक तो अप्लीकेबिलिटी, नहीं तो अमाउंट। ये डिस्प्यूट काय के रिगार्डिंग? अप्लीकेबिलिटी या अमाउंट? अमाउंट से रिगार्डिंग। और फिर इसके खिलाफ ऑर्डर कौन पास कर सकता है? ऑर्डर हमेशा कौन पास कर सकता है? पीएफ कमिश्नर्स। कितने बार बोलना पड़ेगा? ऑर्डर कौन पास करता है? पीएफ कमिश्नर। कौन कौन से पीएफ कमिश्नर? सेंट्रल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। क्लियर है सब? अब जरा सुनो सुनो, ये ऑर्डर कौन सी पास करेंगे? इस ऑर्डर को कहा जाता है बेटा रिकवरी ऑर्डर। रिकवरी के बाद उसे ऑर्डर, और जो इसको रिकवरी करता है उसे कहा जाता है रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी के बाद उसे ऑफिसर। तो इसका नाम है बेटा आरओ। क्या है बोले बाद उसे? आरओ, रिकवरी ऑफिसर। रजिस्टर्ड ऑफिस मत बोल लेना। सो नाम क्या है बोले बाद उससे? आरओ, दैट इज रिकवरी ऑफिसर। अब देखो आपके बुक में मैंने वही लिखा है, ये सारी चीजें ड्यू, ठीक है। नीचे ऑर्डर पास कर रहा है, दैट इज पीएफ कमिश्नर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सीजी, मतलब असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर। जो कौन रिकवरी कर रहा है दैट इज कौन है बोले बाद उससे? आरओ। उसके बाद में ज्यूरिसडिक्शन, मतलब रिकवरी ऑफिसर कौन सा वाला? तो रिकवरी ऑफिसर सिर्फ वो वाला जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दर्शन इस्पात लिमिटेड का ऑफिस पूना में है, तो रिकवरी ऑफिसर वही होगा जो पूना से रिकवरी कर सकता है। क्लियर है सब? सो रिकवरी ऑफिसर कौन सा वाला? हु हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर एम्प्लॉयर। ओवर क्या बार उससे? एम्प्लॉयर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले सर ना। ये होने के बाद में आखिरी चीज, अच्छा रिकवरी कायमा से कर सकता है, जहां मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर की बसी है वहां से भी वो रिकवरी क्रिएट कर सकता है। सबसे नीचे एम्प्लॉयर हैविंग प्रॉपर्टीज इन मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन, अगर उसके प्रॉपर्टीज मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन में है, डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन में। देखो सीधी बात है, पीएफ आज तक पे नहीं किया, रिकवरी करनी है। अगर एम्प्लॉयर पे पीएफ नहीं कर रहा तो रिकवरी काय में से करोगे बेटा? अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर ही नहीं रहा तो रिकवरी काय में से करोगे? सोचो, बोलो काय में से करोगे? प्रॉपर्टी। अब समझो उसके असेट 10-12 जगह पे फैले। देखो एक जगह पे पूना में असेट है तो पूना का रिकवरी ऑफिसर आएगा, ये बात तो तय है। लेकिन अगर उसके असेट एक से ज्यादा जगह पे है, पाकिस्तान कहां से है? अगर उसके असेट्स एक से ज्यादा जगह पे है तो रिकवरी ऑफिसर कौन सा वाला? तो देखो वर्ड यूज किया है रिकवरी ऑफिसर्स, जहां पे उसके सेपरेट प्रॉपर्टीज एस्टेब्लिश किए होंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो सिंपली मैं इस डायग्राम को बोलूंगा ज्यूरिसडिक्शन ओवर एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टीज। एम्प्लॉयर्स के बाद उससे प्रॉपर्टीज।
समझ में आ रहा है? बिकॉज आप रिकवरी काय में से करने वाले हो, बोले बाद उसे प्रॉपर्टीज में से। क्लियर है कंसेप्ट? तो मैं चाहूंगा इस चार्ट को ड्रॉ करके रखो। गो फॉर इट फास्ट। रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 8। हाँ बुक में ड्रॉ करो, रजिस्टर में ड्रॉ करो, एज यू विश। हाँ जो जगह है वहां ड्रॉ कर लो। अच्छा कौन से पेन से? तू निक बाहर निक तू जरा। चलो हो गया बड़ा सबका? डन एवरीवन? इसके नीचे नोट डालना है एक। लिखो लिखो नोट लिखो 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 लिखो। तूने बुक तो भी निकाला कर बैग में से, वो भी उल्टा तिल्टा। बताऊ नोट? ये इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके नीचे नोट लिखना। The recovery officer employer's properties, jurisdiction over employer's properties। ठीक है? हाँ ओवर है ये। OVER हर होती है यार। इतने दिन मेरे साथ रह रहे कि तुम अगर ये भी नहीं सीखे तो तकलीफ का काम है। ठीक है? मैंने क्या कहा, जिसकी हैंडराइटिंग खराब होती है वो पहले सीए बनता है। ठीक है? सो ये मेहनत कर करके बिगाड़ी है मैंने हैंडराइटिंग, याद रखना। ठीक है? सो नीचे नोट डालो। क्या लिखा था पहला वर्ड? द रिकवरी ऑफिसर आर ऑफ टू टाइप्स। द रिकवरी ऑफिसर आर ऑफ टू टाइप्स।
First one is a lead officer. First one is a lead officer having jurisdiction. Having jurisdiction. Having jurisdiction. Jurisdiction over the employer principal business. Having jurisdiction over employer principal business. Having jurisdiction over the employer's principal business. लिख लिया. And subordinate officers. And subordinate officers having jurisdiction over different properties of employer at different locations अरे बहिरा है करे of employer at different locations. लिख लिया सबने. नीचे कंटिन्यू करना. The duty of recovery officer, the duties of recovery officer are first, point number 1, attach and sell. Point number 1, attach and sell. अरे attach and sell बबुआ, अटैक नहीं रे, हार्ट अटैक की दुकान. Attach and sell मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर का मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दो, OLX पे बेच दो. सेकंड, अरेस्ट द एम्प्लॉयर. थर्ड, अपॉइंट लिक्विडेटर और रिसीवर. लिक्विडेटर और रिसीवर who will conduct auction. Full stop. नीचे अदर मोड्स ऑफ रिकवरी में नहीं, वो लिखना नहीं, यहां से पढ़ना है सिर्फ. आप और कैसे रिकवरी कर सकते हो? डिडक्शन फ्रॉम अमाउंट ऑफ अरियर्स, जितना एम्प्लॉयर से अरियर बचा है उससे. इशू अ नोटिस इन राइटिंग डिमांडिंग पेमेंट, नोटिस दे दो, कोर्ट को अप्लाई कर लो. एंड डिटेन सीजर और सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी. अरे निकम्मो, यहां मैं पढ़ा रहा हूं, ये चीज को पढ़ना है. मैं पढ़ रहा, बच्चे पैकिंग कर रहे हैं. शर्म नहीं आती है तुमको? और क्लास अभी खत्म हुई नहीं है, अभी बैठना है और 20 मिनट बैठना है. ठीक है, बैठो जरा ध्यान से. सो रिकवरी इन मैनर में भी की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय, सुनो, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, ठीक है, तो पीएफ का पेमेंट सेट ऑफ हो सकता है एम्प्लॉय के लोन के खिलाफ. मतलब एम्प्लॉयर पीएफ का पेमेंट एम्प्लॉय के लोन के खिलाफ सेट ऑफ करेगा. या नोटिस इन राइटिंग आप एम्प्लॉयर के खिलाफ दे सकते हो कि भैया पेमेंट दे दे, या आप कोर्ट में एप्लीकेशन करो रिकवरी करने के लिए, या फिर उसकी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल सीज कर लो. क्या कर लो? एक बार उससे सीज. तो ये अदर मेथड है जिससे आप रिकवरी कर सकते हो. यहां पे आपका पीएफ एक्ट खत्म नहीं होता है. ठीक है, लेट्स गो. अब आ जाना पीछे, बोलो पढ़ाओ.
ओके, मेरा एक सवाल है, मेरा एक्चुअली 2 सवाल है। पहला सवाल, समझो, ध्यान देना, मेरी कंपनी है दर्शन इस्पात लिमिटेड, ठीक है, समझो क्या है ना, जिसका टर्नओवर वगैरह पता है ना तुमको। इसके अंदर ना आप एम्प्लॉय थे, इसके अंदर आप क्या थे? एम्प्लॉय थे। जोर से बोलो, क्या थे? एम्प्लॉय। आपने दर्शन इस्पात लिमिटेड में लॉयली 8 साल तक काम किया। कितने साल तक काम किया? 8 years। यू आर एम्प्लॉय। फिर मैंने सोचा कि यार मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, मैं अभी पढ़ा नहीं सकता, और मैंने सोचा विजय सर अभी भी जवान है, तो दर्शन इस्पात लिमिटेड ट्रांसफर कर दिया विजय लिमिटेड को। कौन से लिमिटेड को? विजय। अब ऐसे सिचुएशन में विजय लिमिटेड पता नहीं तुमको, सेम ही है, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट। नाउ आपको ट्रांसफर कर लो, मैं यहां मजाक करने के लिए। ओके, सो ट्रांसफर किया किसको? आपको विजय लिमिटेड, मतलब कंपनी दर्शन इस्पात लिमिटेड अमलगमेटेड विद द विजय लिमिटेड, ठीक है, और सक्सेडिंग कंपनी था विजय लिमिटेड। नाउ 8 years तक के आपका पीएफ हर महीने का 12 महीने का पीएफ मल्टीप्लाइड बाय 8 years आपका जमा होता गया, और पीएफ कंट्रीब्यूशन टोटल निकला कंसिडरेबली 20 करोड़ के आसपास। कितना करोड़ बोले एक बार? 20 करोड़ पर पर्सन। शक्ल देखिए क्या? पर पर्सन। सो कितने करोड़? ठीक है, सो पर टोटल कंट्रीब्यूशन निकला कितना बोले एक बार? जो से 20 करोड़, सभी एम्प्लॉइज का मिलके, ध्यान देना, ठीक है। आगे ठीक है, लेट्स गो। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऐसे अटैक आने के पहले एग्जांपल सुन लो, ठीक है। सो देखो, इधर आसपास हॉस्पिटल है ही नहीं, ठीक है, और शाहरुख सेलफोन दे तू ला, आज दे मेरे को, तू सेलफोन दे स्ट्रिक्टली स्टॉप रिकॉर्डिंग, सेलफोन दे। पर वापस साइड लगे, शुरू कर। दर्शन इस्पात लिमिटेड ट्रांसफर हो गया किसको? एक बार से विजय लिमिटेड। टोटल पीएफ एक्यूमुलेट कितना हुआ था? 20 करोड़। नाउ आफ्टर दिस विजय लिमिटेड में समझो आपने काम किया नियरली 5 साल तक। कितने साल तक? 5 साल। एंड आफ्टर दैट यू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, सब जनों ने रिजाइन कर दिया एक साथ। अब विजय लिमिटेड में आपका पीएफ एक्यूमुलेट हुआ था बेटा कंसिडरेबली, अगर मैं कंसिडर करूं तो 15 करोड़ के आसपास। कितना करोड़? 15। अब आपको पहले का 20 करोड़ का पीएफ है, बाद का 15 करोड़ का पीएफ है। इमेजिन करते कि ये सब हमने ओन फंड में मेंटेन किया था। ओन फंड पीएफ मैंने आपको बताया था, जब 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं, 3 साल तक कोई डिफॉल्ट नहीं होता है आपका, और कोई भी 3 साल में ऑफेंस नहीं किया तो ओन फंड मेंटेन कर सकते हैं। तो ये पीएफ ओन फंड में था, और ये जो ओन फंड है ये विजय लिमिटेड के अंदर ट्रांसफर हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, आपको पीएफ जो 20 करोड़ है और जो 15 करोड़ है, ये सेपरेटली दर्शन इस्पात लिमिटेड और विजय लिमिटेड अलग अलग देगा, या पूरा 35 करोड़ विजय लिमिटेड से ले सकते हो? पूरा 35 करोड़ किससे ले सकते हो? ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? या दर्शन इस्पात लिमिटेड भी लायबल रहेगा? अब देखो, व्हेन दर्शन इस्पात लिमिटेड कंसोलिडेटेड विद द विजय लिमिटेड, इट इज अ अमलगमेशन, और ये पॉइंट ऑफ टाइम पे दर्शन इस्पात लिमिटेड विल बी डिसॉल्व्ड। दर्शन इस्पात लिमिटेड विल बी क्या वाली बात से? डिसॉल्व। बड़ी खुशी हो रही होगी ना? तो ये जितना भी अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेट करना, तुम्हारे लिए कुछ भी हो जाए खर्च, ठीक है, लेट्स गो। सो ये 20 करोड़ का और 15 करोड़ का जो अमाउंट है, टोटल 35 करोड़ यू कैन रिसीव द सेम फ्रॉम विजय लिमिटेड। अगर विजय लिमिटेड से रिकवरी नहीं होता तो दर्शन इस्पात लिमिटेड एंड विजय लिमिटेड विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। अगर दर्शन इस्पात लिमिटेड की कोई दूसरी असेट बची होगी तो। समझ में आया सबको? हाँ ना? इसे कहते हैं जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन फॉर पीएफ। क्लियर है आंसर? अमलगमेशन हुआ तो। एक और बात समझने लायक, थोड़ा सा ध्यान देना। याद है मैंने आपको बोला था कि पीएफ एक्ट में आपको 2 टाइप के नंबर मिलते हैं। कितने टाइप के नंबर मिलते हैं? 2। पूछो कौन कौन से? पहला पीएफ और दूसरा यूनिफॉर्म।
पीएफ नंबर आपका बार बार चेंज होगा, लेकिन यूनिफॉर्म नंबर जैसा का वैसा रहेगा। तो एक चीज याद रखना, अब सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी जॉब चेंज किया, क्या चेंज किया? जॉब। और उस केस में मैं बता रहा हूं कि आपका फर्स्ट एम्प्लॉयर कैसा था और आपका सेकंड एम्प्लॉयर किसके साथ पीएफ मेंटेन कर रहा था। समझो फर्स्ट एम्प्लॉयर का ओन फंड था। कौन सा फंड बोले बाद उसे? ओन फंड। एंड सेकंड एम्प्लॉयर इज ऑल्सो हैविंग ओन फंड। तो आपके पास पीएफ ट्रांसफर का ऑप्शन क्या है? तो इन सिचुएशन में अगर फर्स्ट एम्प्लॉयर सेकंड एम्प्लॉयर दोनों का ओन फंड है तो यू हैव टू ऑप्शन। आइदर यू कैन विड्रॉ द पीएफ पूरा का पूरा जब आप जॉब चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एम्प्लॉयर से जिस दिन रिजाइन किया उसके ओन फंड में फॉर एग्जांपल आपके पीएफ के पड़े थे 5 लाख रुपए, तो आप 5 लाख पूरे विड्रॉ कर सकते हो। और या तो फिर आप पूरा का पूरा ट्रांसफर कर सकते हो सेकंड एम्प्लॉयर के पास। तो ये जो 5 लाख है ये सेकंड एम्प्लॉयर के ओन फंड में जमा हो जाएंगे। क्लियर है? यू हैव टू ऑप्शन, आइदर विड्रॉ द सेम और ट्रांसफर द सेम। दूसरा केस, फर्स्ट एम्प्लॉयर का ओन फंड था, सेकंड एम्प्लॉयर जो था उसका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ अकाउंट के अंदर उसका मेंटेनेंस था पीएफ का, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिपॉजिट करता था। नाउ इन सच अ सिचुएशन यू ऑल्सो हैव बोथ ऑप्शंस, आइदर यू कैन क्या लिख बाद उसे विड्रॉ और यू कैन क्या लिख बाद उसे ट्रांसफर। अगर विड्रॉ करना है तो ओन फंड से विड्रॉ कर लो, ट्रांसफर करना है ट्रांसफर कर लो। नेक्स्ट इसमें अगर फर्स्ट ओनर का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पीएफ अकाउंट था और सेकंड एम्प्लॉयर का समझो क्या है बोले बाद उसे ओन फंड, सेकंड एम्प्लॉयर का क्या है बोले बाद उसे ओन फंड, स्टिल यू हैव टू ऑप्शन, आइदर विड्रॉ और ट्रांसफर। मतलब सेंट्रल पीएफ अकाउंट से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सेंट्रल पीएफ के फंड से आप आपका अमाउंट विड्रॉ कर लो और आप ओन फंड में नए एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर ये लास्ट केस खास है, फर्स्ट एम्प्लॉयर भी सीजीपीएफ अकाउंट में था और सेकंड एम्प्लॉयर भी सीजीपीएफ अकाउंट में, तो यहां आपको बेटा ट्रांसफर कंपलसरी है, आपको ट्रांसफर ही करना पड़ेगा, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ये चीज को याद रखना। ये दो कंसेप्ट बड़े काम के हैं। इसके ऊपर पहले के ऊपर भी सवाल पूछा गया है और दूसरे के ऊपर भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। मैं चाहूंगा लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट। सबसे पहले अमलगमेशन, पहले वाले का हेडिंग लिखना अमलगमेशन, और दूसरे का हेडिंग तो मैंने लिखा ही है जॉब चेंज। साइड कर। क्या हुआ? हाँ हाँ, यहां एक नोट डालना। ऊपर का हो गया बेटा? डन एवरीवन? आगे बढ़ो पक्का?
चलो हो गया बेटा सबका। इसी के साथ यहां पे आपका होता है एक्ट खत्म। नाम क्या है? प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। ईयर कौन सा है? 1952। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं चाहता था पूरे मिसलेनियस प्रोविजन ठीक से खत्म हो। नियरली हमने 2-3 दिन तो मिसलेनियस प्रोविजन पे ही दिए हैं। ठीक है, ये मिसलेनियस प्रोविजन आपको अगले एक्ट में काम में आएंगे, जैसे कंसेप्ट ऑफ फैक्ट, प्रोसेस ऑफ लॉ वगैरह जैसे सिचुएशन। ठीक है, चलो आज के लिए काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो, बाय बोलो, स्टॉप कर।